हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, यानी माई कंट्री माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, माई कंट्री माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना, ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का जो विमोचन है ना, ये 2008 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो है ये राजनेता थे, और ये जो है 2002 से 2004 तक जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो वो कार्य किए थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, जो कि 15वीं लोकसभा में जो है ये आपके विपक्ष के नेता भी रहे थे। और माई कंट्री माई लाइफ ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो आपका बुक्स लिखा गया है, एक तो आपका चुनी हुई कविताएं, इसके अलावा मेरी 51 कविताएं, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो वो लिखा गया है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर ले तो देखिए चेंजिंग इंडिया एंड द क्वेस्ट फॉर इक्विटी ये जो पुस्तक है ना, ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। कुलदीप नायर की बात कर ले तो देखिए द जजमेंट एंड विदाउट फियर ये जो पुस्तक है ना, ये आपके कुलदीप नायर के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना, ये कितना रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो होता क्या है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर जो आपके महिलाओं की संख्या होती है ना, उसे ही जो आपका लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना, ये आपका 943 रहा था, यानी 943 रहा था। तो 943 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बच्चे का लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 919 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 2001 की बात कर ले तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार आपका भारत का जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो रहा था, ये आपका 933 रहा था। और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ये आपका 927 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले आपका लिंगानुपात वाला पहला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये आपका केरल राज्य रहा है। केरल का जो लिंगानुपात है ये आपका 1084 रहा है। दूसरे स्थान पे जो है ये आपका पुडुचेरी रहा है। पुडुचेरी का लिंगानुपात एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका 1037 रहा था। तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु रहा था। उसके बाद चौथे स्थान पे जो आपका आंध्र प्रदेश रहा था, और 5वें स्थान पे जो है ये आपका छत्तीसगढ़ रहा था। वहीं अगर सबसे निचले क्रम की बात कर ले तो देखिए सबसे जो आपका ओवरऑल में सबसे जो आपका कम लिंगानुपात वाला जो रहा था ना, ये आपका दमन और दीव रहा था। दमन और दीव का जो लिंगानुपात है ये आपका 618 रहा था। दूसरे स्थान पे सबसे कम में जो है ये आपका दादरा और नगर हवेली रहा था। अगर राज्य सिर्फ पूछा जाए क्वेश्चन में कि राज्य में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का रहा था, तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपके प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 879 महिलाएं थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी जो सरहुल जो त्यौहार है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सरहुल त्यौहार है ये आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और ये जो आपका सरहुल जो त्यौहार है ये आपका वसंत ऋतु का जो त्यौहार है, जो कि आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले जो सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है। और ये जो आपका सरहुल जो त्यौहार है ना, ये आपके नए वर्ष की शुरुआत का भी जो वो प्रतीक है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड राज्य में नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपका
आपका सरहुल त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर ले सरहुल त्यौहार, ये जो आपका किस आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपका झारखंड क्षेत्र के जो है उराव, मुंडा और हो आदिवासी जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और किस महीने में मनाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो त्यौहार है ना, ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के जो है तीसरे दिन से चैत्र पूर्णिमा तक जो है ये आपका 3 दिनों तक का जो है ये त्यौहार जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सरहुल का जो है अर्थ क्या होता है। तो देखिए सरहुल का जो अर्थ होता है ना, वो वृक्षों की पूजा होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा झारखंड राज्य के अगर अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए करम देवता, जिसमें आपके शक्ति और यवन के देवता की पूजा जो वो की जाती है। इसके अलावा टूसू पर्व, ये भी आपका झारखंड राज्य का त्यौहार है। रोहिणी की बात कर ले तो ये जो आपका झारखंड का पहला त्यौहार है और ये जो आपके खेत में बीज प्रवर्धन का पर्व जो है वो माना जाता है। इसके अलावा वंदना पर्वत, जिसे सोहराय पर्वत भी सोहराय त्यौहार भी जो वो कहा जाता है। तो देखिए ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके झारखंड राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वन द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप इन 2023, यानी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का जो है ये किस देश ने जो वो जीता है। तो देखिए 2023 का महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो टूर्नामेंट है ना, ये भारत देश ने जो है वो जीता है। और भारत ने फाइनल में जो है ये किसे हराया था, तो ये जापान को हराया था। और कितने गोल से हराया था, तो ये 4-0 से हराया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 का महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी, ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका भारत में ही आयोजित किया गया था। और कहाँ पर, तो भारत में ये जो आपका रांची में आयोजित किया गया था। और जो आपका फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में खेला गया था, तो देखिए इसका जो फाइनल मैच है ना, ये आपके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम ये जो आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका रांची जो है झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का भारत जो ये दूसरा खिताब जीता था। इससे पहले भारत जो पहला खिताब है ना, ये 2016 में जीता था। और इसका जो दूसरा विजेता यानी रनर अप जो रहा था ये आपका जापान रहा था। और तीसरे स्थान पे जो ये आपका चाइना देश रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झारखंड की जो सलीमा टेटे है ना, ये आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है इसे चुना गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम के लिए जो आपके संगीता कुमारी थी ना, ये टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो है वो 6 गोल की थी। लेकिन अब ओवरऑल अगर बात कर ले तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो गोल है ना, यानी जो टॉप स्कोरर रही थी, ये आपके चीन की जियाकी झोंग जो है वो रही थी। चीन जियाकी झोंग ने जो है इस पूरे टूर्नामेंट में जो वो 7 गोल किए थे, जो कि आपका टॉप स्कोरर रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उदय शंकर वाज एन इंडियन डांस बेस्ट नन फॉर क्रिएटिंग ए, यानी उदय शंकर जो है एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें किस नृत्य के निर्माण के लिए जो वो जाना जाता था। तो देखिए उदय शंकर की बात कर ले तो ये जो आपके फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस यानी फ्यूजन नृत्य शैली के लिए जो है निर्माण के लिए जो है इन्हें जाना जाता था। तो फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उदय शंकर जी को जो है 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1982 में नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला संस्करण जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका पहला संस्करण का ही जो विजेता रहा था ये कौन सा देश रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेहरू कप जो कि आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये पहली बार जो है आपका 1982 में आयोजित किया गया था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपके भारत के कोलकाता में आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता देश रहा था ना, ये आपका उरुग्वे देश रहा था। तो उरुग्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरे संस्करण की बात कर ले तो ये जो आपका 1983 में आयोजित किया गया था और ये जो आपका भारत के कोचिन में आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता देश रहा था ना, ये आपका हंगरी देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि 1982 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना, जो कि आपका भारत में ही आयोजित किया गया था और इसमें फुटबॉल में विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए इसमें आपका जो फुटबॉल में विजेता रहा था यानी जो गोल्ड मेडल जीता था ये आपका इराक देश जो है वो जीता था। सिल्वर मेडल जो है आपका कुवैत देश ने जो वो जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका सऊदी अरब ने जो वो जीता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में जो है फुटबॉल का
स्वर्ण पदक जो है ये कब जीता था? तो देखिए भारत के जो पहला ही जो आपका एशियन गेम्स हुआ था 1951 में, जो कि आपका भारत में आयोजित किया गया था, और इसी 1951 में जो है पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक है ये भारत ने जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले एशियाई खेलों की मेजबानी ये तो मैंने आपको बता दिया है, और कुवैत एक ऐसा देश है जो कि 1982 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई जो वो किया था, और 1980 में जो है ये आपका एफसीसी एशियाई कप जीतने वाली जो है ये पहली अरब टीम भी जो वो बना था। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 1982 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किस देश ने जो वो किया था? तो ये आपका कुवैत देश ने जो वो किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, यानी इनमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? जहां पे ऑप्शन में आपका सरेंडर यानी समर्पण दिया गया था, दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका प्रोटेक्शन यानी संरक्षण जो वो दिया गया था। तो देखिए इसके मुझे दो ही ऑप्शन मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, जैसे कि कास्टिंग ए वोट इन एन इलेक्शन, यानी चुनाव में वोट डालने का जो है ये आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि जो ये आपका चुनाव में वोट डालना जो कि आपका एक कानूनी अधिकार है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संसद में महिलाओं का 1/3 आरक्षण देना ये भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना ये भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के किसी भी भाग में रहना और बसना ये भी आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। हर परिस्थिति में सभी धार्मिक मानदंडों का पालन करना ये भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना यह भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। माता पिता की आज्ञा मानना यह भी आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11 मौलिक कर्तव्य जो है मैं पहले की वीडियो में भी जो आपको बता चुका हूं, तो अगर बताऊंगा तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। ऐसे मैं क्या करूंगा कि 11 मौलिक कर्तव्य को जो है टेलीग्राम पे जो आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया हूं, तो आप वहां से भी जो वो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख जो है ये आपके किस घराने से संबंधित है? तो देखिए अगर अरविंद पारिख की बात कर ले तो ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, और ये जो आपके उस्ताद विलायत खान के जो वो शिष्य थे, और ये जो आपके किस घराने से संबंधित है? तो ये आपके इमदाद खानी इटावा घराने से जो वो संबंधित है। तो इमदाद खानी इटावा घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इटावे घराने को ही जो है ये आपका विलायत खानी घराने के नाम से भी जो वो जाना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि अरविंद पारिख के बारे में पूछा गया था, कुछ बच्चों ने बताया कि अरविंद थाटे के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अरविंद पारिख के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अरविंद थाटे के बारे में अगर पूछा गया होगा तो देखिए अरविंद थाटे जो थे ना ये आपके मेवाती घराने से संबंधित थे, और ये जो आपके प्रमुख हारमोनियम वादक भी थे, और ये जो आपके अरविंद थाटे थे ना ये पंडित जसराज के जो वो शिष्य थे। तो अगर इनके बारे में पूछा गया था तो मेवाती घराना फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हर्षवर्धन की बहन की जो शादी है ना ये किससे हुई थी? तो देखिए हर्षवर्धन की बहन का जो नाम था ये आपका राज्यश्री था, और इनका जो विवाह है ना ये कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रीवर्मन से जो वो हुआ था। तो ग्रीवर्मन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राजा हर्षवर्धन की बात कर ले तो ये जो आपके वर्धन साम्राज्य जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो आपके हर्षवर्धन थे ये आपके पुष्यभूति वंश के जो है सबसे महान शासक थे, और इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी ना ये कन्नौज थी। और इन्हीं के शासन काल में जो है ये आपका चीनी जो तीर्थयात्री था ना जिसका नाम आपका हेन सॉन्ग था, और इन्हीं के शासन काल में जो है ये भारत का भी जो वो दौरा किया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके राजा हर्षवर्धन थे ये किस भगवान के जो वो भक्त थे? तो ये आपके भगवान शिव के जो वो भक्त थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है ये बौद्ध धर्म जो वो ग्रहण किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन की पत्नी की बात कर ले तो देखिए इनकी पत्नी का जो नाम था ये आपका दुर्गावती गौर था, और इनके जो है वो 2 बेटे थे, और दोनों बेटे का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके दोनों बेटे का जो नाम था एक तो आपका वाग्यवर्धन था और सेकंड आपका कल्याणवर्धन था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन जो है ये किससे हार का सामना जो इनको करना पड़ा था? तो देखिए हर्षवर्धन को जो है ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों जो है इन्हें हार का सामना जो वो करना पड़ा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु केम टू केरला इन द 13th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी में जो है इनमें से कौन जो है वो केरल आया था विदेशी यात्री। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13वीं शताब्दी में बहुत सारे विदेशी यात्री जो है वो केरल आए थे, जिसमें पहला नाम अगर बात कर ले तो ये आपका मार्को पोलो आया था, सेकंड आपका इबन बतूता आया था, और थर्ड आपका जो है फैक्सियन। ये सभी जो लोग हैं ना ये 13वीं शताब्दी में जो वो केरल आए थे, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इबन बतूता जो है वो दिया गया था। तो इबन बतूता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका केरल का दौरा किस लिए किया था, तो देखिए इबन बतूता जो है आपके टैंजियर्स के एक लेखक और इतिहासकार थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में जो है ये केरल का जो वो दौरा किया था। इसके अलावा अगर मार्को पोलो की बात कर ले तो ये आपका 1290 के दशक में जो है मध्य में कालीकट का जो वो दौरा किया था, और इसके बारे में अपनी पुस्तक में इल मिलियन में जो है इसने जो वो वर्णन जो वो किया है। वहीं अगर फैक्सियन की बात कर ले तो ये जो आपका एक बौद्ध तीर्थयात्री था, जिसने 13वीं शताब्दी में जो है ये केरल का दौरा किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द विलेज हेड इन द महालवारी सिस्टम कॉल्ड, यानी महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को जो है ये क्या कहा जाता था। तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को जो है ये आपका महालवाड़ी सेटलमेंट यानी महालवाड़ी बंदोबस्त जो वो कहा जाता था। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो इसके अलावा इसे जो आपका लंबरदार भी जो वो कहा जाता था, और लंबरदार को ही जो है ये आपका नंबरदार भी जो वो कहा जाता था। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महालवाड़ी व्यवस्था की बात कर ले तो ये जो आपका 1822 में जो है बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में जो है इसे आपका होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो वो शुरू किया गया था, और बाद में 1833 में जो है विलियम बेंटी के द्वारा इसकी समीक्षा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने जो है 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में जो है ये शपथ लिए थे। तो देखिए एस अब्दुल नजीर की बात कर ले तो ये जो आपके 23 फरवरी 2023 को जो है ये आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में जो है ये शपथ लिए थे। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे जो आपका लोकसभा की जो सीटें ये आपका 25 सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें ये आपका 11 सीट है। आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये आपका काला हिरन है। राजकीय पक्षी की बात कर ले तो ये आपका रमा चिलुका है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो देखिए श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पुपिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो आपके आंध्र प्रदेश के जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आंध्र प्रदेश के बांध की बात कर ले तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो कि आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। श्री सैलम बांध ये भी आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा धौलेश्वरम बैराज ये जो बांध ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, और ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पोलावरम बांध ये भी आपका गोदावरी नदी में पर स्थित है, और ये भी जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फ्लूइड इन लाइसोसोम मेड फ्रॉम, यानी लाइसोसोम में जो द्रव है ना ये किससे बनता है। तो देखिए लाइसोसोम में जो द्रव है ना ये आपके वेसिकल बडिंग के जरिए जो वो बनता है। तो वेसिकल बडिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कोशिका अंगक से जो है अंगक से लाइसोसोम जो है ये बनता है। तो देखिए ये जो आपका गोल्जिकाय होता है ना इससे जो आपका लाइसोसोम जो वो बनता है, और गोल्जी नेटवर्क के संलयन द्वारा जो है एंडोसोम के साथ जो है ये आपका जो है वो बनता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कलामंडलम कृष्णन नायर ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए कलामंडलम कृष्णन नायर की बात कर ले तो ये जो आपका कथकली नृत्य से संबंधित है, और कथकली जो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कलामंडलम कृष्णन नायर के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1967 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कथकली नृत्य के अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए गुरु कुंचु कुरूप, गुरु गोपीनाथ, इसके अलावा चिंगनूर रमन पिल्लई, कोटिकल शिव रामन और टी चंदू पनीकर, इन सभी का जो संबंध है ना ये कथकली नृत्य से है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1931 में महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय
इरविन के बीच जो है ये कौन सा समझौता हुआ था? तो देखिए 1931 में महात्मा गांधी और आपके इरविन के बीच जो है ये आपका इरविन पैक्ट जो वो आपका हुआ था, यानी गांधी इरविन समझौता जो वो किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका गांधी इरविन समझौता था ना, ये आपका 5 मार्च 1931 को जो है ये आपका लंदन में हुआ था। और इसी समझौते को जो है ये आपका दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया आपका गांधी इरविन समझौता। इसके अलावा आपके पूना पैक्ट के बारे में भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए पूना जो पैक्ट है ना, ये आपका 24 सितंबर 1932 को जो है ये आपके यरवदा सेंट्रल जेल पूना में जो है ये आपके गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य जो है ये आपका पूना पैक्ट हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक्टर विजय थलापति ने जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 2 फरवरी को जो है किस पार्टी की स्थापना जो वो की थी? तो देखिए ये जो आपके एक्टर विजय थलापति है ये आपके साउथ इंडियन के जो वो एक्टर हैं। और तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए जो है 2 फरवरी को जो है ये आपका टीवी के यानी तमिजगा वेत्री कड़गम पार्टी की जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि तमिजगा वेत्री कड़गम पार्टी को जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा जो है इसे राजनीतिक पार्टी के रूप में भी जो है आधिकारिक मान्यता जो वो दिया गया है। तो टीवी के आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की जनगणना 2011 में जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? तो देखिए 2011 की जनगणना में आपके जो जनगणना आयुक्त और महापंजीयक जो थे ना ये आपके सी चंद्रमौली थे। तो श्री चंद्रमौली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना थी ये आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इंदिरा गांधी नहर ये जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर की बात कर ले तो ये जो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि होलिका दहन जो है होली से कितने दिन पहले जो ये मनाया जाता है? तो देखिए होलिका दहन जो है होली से 1 दिन पहले जो है ये आपका मनाया जाता है। तो 1 दिन पहले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका त्यौहार है ना होलिका दहन ये जो आपका फागुन मास की जो है पूर्णिमा तिथि को शाम में जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। और अगले दिनों से जो है आपके रंगों वाली होली जो है ये खेली जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो ये आपके जो है जगदीप धनखड़ हैं। तो जगदीप धनखड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपके राज्यसभा को जो है ये भारत का संसद का जो है ऊपरी सदन भी जो वो कहा जाता है और निचला सदन जो है ये आपके लोकसभा को जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जगदीप धनखड़ जो है भारत के कितने नंबर के जो है ये उपराष्ट्रपति हैं? ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर जो है ये आपका हिमालय का हिस्सा है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका माउंट कामेट जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका माउंट कामेट है ना जो कि आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो माउंट कामेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और माउंट कामेट की अगर बात कर ले ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड के जो है चमोली जिले में स्थित है। और ये जो आपका मैं बता दूं कि माउंट कामेट जो है ये आपका जास्कर पर्वत माला का जो है ये सबसे ऊंचा शिखर भी है। और ये जो आपका भारत और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। और ये जो आपका नंदा देवी के बाद उत्तराखंड का जो है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो ये आपका नंदा देवी है। वहीं अगर बात कर ले माउंट कामेट की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना ये 7,756 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट काउजेज डोज टू राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट? यानी आटे या फिर ब्रेड में जो है ईस्ट मिलाने पर आटा या फिर ब्रेड जो है ये फूलता क्यों है? तो देखिए आटे में या फिर ब्रेड में ईस्ट मिलाने पर जो ब्रेड फूलता है ना इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इसी कारण जो है ये आपका जो है ब्रेड जो है वो फूलता है। यहाँ पे ब्रेड क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड थ्रू ए प्रोसेस इज कॉल्ड? यानी खमीर का उपयोग जो है प्रक्रिया के किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है रोटी बनाने के लिए जो वो किया जाता है? तो देखिए ईस्ट का जो यूज्ड है ना यानी उपयोग जो है ये आपके किण्वन नामक यानी फर्मेंटेशन के माध्यम से जो है रोटी बनाने के लिए जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन इट्स मिडिल कोर्स ए रिवर फॉर्म्स, यानी जब कोई नदी जो है अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण जो वो करती है। तो देखिए जब भी कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है ना, तो ये जो आपका मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक्स यानी मेंडर्स और तालाब जैसी आकृतियों का जो वो निर्माण करती है। तो ऑप्शन में आपका मिएंडर्स दिया गया था, तो मिएंडर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जो कि आपका इंग्लिश से आया था कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, जहाँ पे ऑप्शन में आपका टेबल टेनिस, गोल्फ, कैरम और बिलियर्ड्स जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेबल टेनिस, कैरम और बिलियर्ड्स ये तीनों जो गेम है ना, ये आपके इंडोर गेम है, लेकिन ये जो आपका गोल्फ है ना, ये आपका आउटडोर गेम है। इसलिए बिलियर्ड्स आपका गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो आपका इंडोर गेम्स है और गोल्फ जो है ये आपका आउटडोर गेम्स है, इसलिए गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका क्लोज टेस्ट से आया था, जो कि आपका पैसेज से आया था, तो आप पूरा पैसेज जो है पहले पूरा पढ़ लीजिए। मैं आराम से आपको दिखा देता हूँ कि पूरा पैसेज जो आपका क्या था। आप वीडियो पॉज करके भी जो है पूरा पैसेज जो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका पूरा पैसेज था इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका क्लोज टेस्ट का जो सही आंसर होगा ना, वो आपका पहला का आर होगा, सेकंड का आपका लर्न होगा, थर्ड का आपका जो है वो देन होगा, फोर्थ का आपका लुक आफ्टर होगा और फिफ्थ का जो आपका मदर होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका इकोनॉमिक से आया था, जो कि आपका वैल्यू रिजर्व रेशियो का जो है डिफिनेशन जो वो पूछा गया था। तो देखिए वैल्यू रिजर्व रेशियो यानी मूल्य अनुपात का जो वो आपका डेफिनेशन जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी बंधक ऋण के मामले में मूल्य अनुपात का मतलब ये होता है कि बंधक ऋण की मौजूदा जो मूल राशि है ना और संबंधी जो बंधक संपत्ति के मूल्यांकन जो है, ये मूल्य का जो अनुपात होता है ना, इसे ही जो आपका मूल्य अनुपात जो वो कहा जाता है। और मूल्य अनुपात को जो है ये आपका किसमें जो है वो व्यक्त किया जाता है। तो देखिए मूल्य अनुपात को जो है ये आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत के रूप में जो है इसे व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड मूल्यों के उद्धरण के आधार पर जो है परिवर्तनीय प्रमाण पत्रों की श्रृंखला से जो है जुड़े बॉन्डों के उचित बाजार मूल्य में जो है बराबर प्रतिशत को भी जो है मूल्य अनुपात जो है वो कहा जाता है। तो अगर ये डेफिनेशन दिया गया था तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।